हेलो एंड वेलकम टू इवोल्यूशन आरएस। एक बार फिर मैं लेके आया हूँ आपके लिए डीएनए क्लास, जो डेली हमारी 10 बजे होती है और आप सभी को डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़ना है। देख लेते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। आज सारी न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज़ कवर भी हो जाए और कोई एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत भी ना हो। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और इस क्लास को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लेना है, आपको अटेंड करना है। और एक अंदर से एक मोटिवेशन रहना चाहिए कि मैं ये क्लास ले रहा हूँ रोज। तो रोज डेडिकेटेड वे में लाइव क्लास लीजिए आप। वो बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। और आप कुछ कमेंट भी कर दीजिए नीचे, ताकि आपको कुछ डाउट हो वो भी हम अगले दिन आके उसको सोल्व कर देंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की पहली न्यूज़ है, वो है जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है, इसकी अध्यक्षता की जाती है राज्यपाल द्वारा। हाल ही में इसकी अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा की जा रही है। इसका जो लोकोत्सव हाल ही में आयोजित हुआ है, वो कहाँ हुआ है आपसे पूछा जाए तो गोवा की कैपिटल पणजी में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण शुरू हो चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण शुरुआत हो चुकी है 30 जनवरी से। और ये कहाँ आयोजित हो रहा है, ये आपको बताना चाहिए, एमपी में हो रहा है। और एमपी के भी 8 शहरों में आयोजित होने वाला है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर जो है, उन्होंने 5वें संस्करण के मेस्केट मेस्केट क्या है इसका, शुभंकर क्या है, टॉर्च और एंथम, ये भी आपको पता होना चाहिए। टॉर्च और एंथम इसका मस्कट है। इसका अनावरण किया था अनुराग ठाकुर ने। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो आयोजन होगा वो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच होगा। 13 दिन चलेगा। 27 खेल होंगे। 9 शहरों में होगा। 23 गेम वेन्यू होंगे। 6,000 प्लस खिलाड़ी खेलेंगे। ये सारी बातें। और हम थोड़ी सी बात इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए हमें कि कोई भी घटना घट रही है उसके पीछे के जो भी इवेंट है वो हमें ध्यान हो तो बेहतर होता है हमें पढ़ने में और जानकारी संग्रहित करने में। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि इस खेलो इंडिया यूथ गेम जो थे उनकी शुरुआत कब से हुई थी। तो शुरुआत इनकी हुई थी 2018 से। जब 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब उसका नाम जो था वो था स्कूल गेम्स। यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका मुख्य मोटो क्या है कि जो स्थानीय स्तर पर जो खिलाड़ी हैं, जिनको पहचान नहीं मिल पाती है, उनको पहचान प्राप्त प्रदान करना, जो बेहतर खेलते हैं, खेल के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं अपना, लेकिन उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता। रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए उन्हें एक ऐसा आयोजन हो ताकि हम उनकी छटनी कर सकें। इसलिए इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी और इनका नाम उस समय स्कूल गेम्स था। लेकिन 2019 में इनका नाम क्या पड़ गया, खेलो इंडिया यूथ गेम। हमें इतना ध्यान रखना है अभी के लिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ हो रहा है। उसका आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। हाल ही में राजधानी जयपुर में स्थित जो द्रव्यवती नदी नदी है, उसी को पहले बोलते थे जो अमानिशा का नाला है वो। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया, अभी हाल ही में लोग सोचो राजस्थान सरकार ने क्या किया था कि इस अमानी शाह जो नाला था उसको टाटा ग्रुप के सहयोग से द्रव्यवती नदी में बदला जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो गंदगी है, जयपुर की गंदगी है, वो इसमें आके शामिल हो रही थी। इसको रोकने के लिए टाटा ने एक प्रोजेक्ट चलाया था और उसको सरकार ने फंडिंग भी की थी। लेकिन अभी न्यूज़ ये आ रही है कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, यहाँ पे जो खर्चा किया हमने, वो खर्चा पर्याप्त नहीं है। यहाँ ये द्रव्यवती नदी में हम बदलने जा रहे थे, लेकिन ये द्रव्यवती नदी है वापिस अमानिशा
नाले में रूप बदल रही है, यानी गंदगी वापस फैल रही है, कोई उसका इफेक्ट नहीं हुआ। ये एक न्यूज़ आपको बतानी चाहिए कि द्रविड़ नदी नदी कहाँ है आपको पता हो, या फिर अमानिशा नाले का संबंध कहाँ से है। 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिया आपके पास, तो आपको कर देना है टिक जयपुर पे। और द्रव्यदत्ती नदी भी जयपुर में ही है, और अमर शाह नाले का परिवर्तित नाम है, उसको हमने द्रव्यदत्ती नदी बोल दिया है। एक्सक्यूज, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपए में प्रति सिलेंडर की दर से सिलेंडर देने का वादा कर दिया है। और जो इंसान, जो व्यक्ति अभी तक, क्योंकि इसमें परिवार की महिला होती है, वो मुखिया होती है इन योजनाओं में, तो जो उज्ज्वला योजना है उसे जोड़ना है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार, क्योंकि तो उज्ज्वला योजना तो आपको पता होगा केंद्र सरकार की है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, राजस्थान सरकार अपनी सब्सिडी जितना भी एक्स्ट्रा लगेगा उसका, वो राजस्थान सरकार ऐड कर देगी, और आपको कितने देने पड़ेंगे, 1 अप्रैल 2023 से आपको 500 रुपये देने हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। किसके लिए, हम कल परसों पढ़ चुके थे इस न्यूज को। आप पीछे वाली जो डीएनए सीरीज थी 27 की, 27 या 28 की होगी, उसमें आप देखिए कि नीलकंठ जो बायोडाइवर्स फॉरेस्ट है और खान बाकरी इको पार्क, इन दोनों का डेवलपमेंट करना है, और इसके लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है। और ये कहाँ स्थित है, तो दौसा में स्थित है। ये जानकारी एग्जाम की रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। और इससे क्या होगा, दौसा का एक पर्यटन की दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट न्यूज क्या है, आपने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के बारे में सुना होगा। अब हो क्या रहा है कि जो जनजातीय और क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री हैं अर्जुन सिंह बामनिया ने, अभी थोड़ा विवाद हो रहा था, तो थानागाजी तहसील, जो अलवर की थानागाजी तहसील है, वो अपने, देखो, ईएमआर जो ईएमआरएस होता है, यानी जो एकलव्य मॉडल के बेस पर एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल होते हैं, ये एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, ताकि वो जो पिछड़ा वर्ग है वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, और ये केंद्र सरकार की योजना है। पहली बात कि ईएमआरएस जो है वो पूरे भारत में भारतीय जनजातियों जैसे एसटी और एससी के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है, मॉडल आवासीय विद्यालय। और उनकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1997 और 1998 से हुई थी। और इनका पाठ्यक्रम होता है सीबीएसई बोर्ड बेस्ड होता है। और बजट 2018-19 के अनुसार 50% से अधिक, अब बजट 2018-19 में केंद्र सरकार ने एक प्रोविजन कर दिया फिक्स कि ये आप शर्त पूरा करोगे तभी आप इसके लिए योग्य हो पाओगे। तो वो शर्त क्या है कि 50,000 से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में वर्ष 2022 से, यानी कंडीशन है कि या तो 50% एसटी पॉपुलेशन हो, या 2,000 से ज्यादा आदिवासी, यानी एससीबी और एसटीबी जनसंख्या हो जाए। दोनों में से एक पैरामीटर आप अगर पूरा कर देते हो तो आपके लिए एक स्कूल खोल दिया जाएगा। ये बात थी। लेकिन अभी हाल ही में जो हमारे जनजातीय क्षेत्रीय राज्य मंत्री है अर्जुन सिंह बामनिया, वो क्या कह रहे हैं कि जो थानागंज तहसील है अलवर की, वो इस शर्त को पूरा नहीं कर रही है। ना तो 20,000 जनसंख्या हो रही है, ना ही 50% से अधिक एसटी आबादी है, इसीलिए वहां पे एकलव्य मॉडल अभी नहीं खोला जा सकता। जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी, जो ये बताते हैं, आप बात बताते हैं कि जो कोलायत लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी जो मुख्य नहर है, जो हिमाचल से राजस्थान आ रही है, और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो सूखा क्षेत्र है, उसको पानी प्रदान करने का मुख्य कार्य करती है। उसी संबंधी एक लिफ्ट नहर है, कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर के लिए वर्ष 2022 और 23 के बजट में 123.15 करोड़ रुपए की स्वीकृति स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 123.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान हुई है।
कोलायत लिफ्ट नहर को। ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको सबको पता है कि राम मंदिर बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। राम मंदिर के लिए जो शिलाएं लाई जा रही है, वो कहाँ से लाई जा रही है? तो नेपाल से। और जो शिलाएं हैं वो 6 करोड़ वर्ष पुरानी है। साथ ही इन शिलाओं को क्या कहते हैं? शालिग्राम की शिलाएं। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ा सा पीछे बताया था कि एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने वाला है। तो राजस्थान से खेलो इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कितने मेंबर है? 250 सदस्य भाग ले रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। एक योजना के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री युवा संबल जो योजना थी, उसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 से। और इसके तहत 6.12 लाख बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है और 1697 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार कर रही है। हमें तो इतना याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, कब शुरुआत हुई थी उसकी? मुख्यमंत्री युवा संबल 1 फरवरी 2000। ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, G20 की इस बार अध्यक्षता कर रहा है भारत। अच्छा, तो इस बार G20 की जो थीम है वो क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम, आपके किसी भी एग्जाम में ये थीम पूछ ली जाएगी। थीम क्या है? तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जैसे भारत के बारे में कहा जाता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पालन करते हैं। वो यही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम एकता के सूत्र में पूरे विश्व को जोड़ना चाहते हैं। थोड़ी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि G20 की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। और इसका मुख्य कारण क्या था? कि जो वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक और वित्तीय मुद्दे अ, उभर के आ रहे थे, जैसे भारत के बारे में आपको पता होगा 1980 में, उस समय हमारे भी भारत में वित्तीय आपातकाल लगने की स्थिति बन चुकी थी। तो वही था, वही एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए कि हम भी G20 के मेंबर बन चुके थे उस समय। और 1999 में हमने इसकी स्थापना कर दी थी। वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक और वित्तीय मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए विश्व स्तर के जो वित्त मंत्री हैं और वहाँ के जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं, ये आपस में एक मंच साझा करेंगे। और उसी मंच को बोल दिया G20। और हाल ही में इसका जो आयोजन होने वाला है हमारे राजस्थान के जोधपुर में होने वाला। मुझे तो ये बताना था आपको कि G20 की जो समिट है उसका एक आयोजन जोधपुर में भी होने वाला है। ये आपको बताना चाहिए। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस नीति कब लागू की गई थी? क्या आपको पता है क्या? नहीं? बता दीजिए। 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति लागू की गई थी। सिलिकोसिस नीति होती क्या? सिलिकोसिस होता क्या है? पहली बात, तो जो भी लोग खदान, फैक्ट्री, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने, जितने भी धूल भरे जो कार्य होते हैं, जो माइंस में काम करते हैं, खान खदानों में काम करते हैं, उनमें क्या होता है, जो माइन्यूट पार्टिकल होते हैं रेत के, कंकड़ के, वो उनके शरीर में चले जाते हैं और वो फेफड़ों में ब्लो रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। और वो हमारे श्वास को ब्लॉक करने का काम करते हैं मुख्य रूप से। ये बीमारी ऐसी है, इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। तो सरकार ने क्या सोचा कि लाइलाज बीमारी है, हमारा स्वरूप जन कल्याणकारी है, हमें इन लोगों के लिए, इन वर्गों के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस नीति 2019 लागू कर दी। और उसके तहत जो पीड़ित हैं जो पीड़ित हैं उसको 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए, यानी आप पुनर्वास कर लो 3 लाख रुपए में, वो आपको प्रदान कर दिए गए हैं। पहली बात, ये इसका पहला प्रोविजन है कि जो पीड़ित हैं उसको पुनर्वास के लिए सरकार 3 लाख रुपए प्रदान कर रही है। दूसरी बात क्या है? यदि वो जो पीड़ित था वो मर गया, तो परिवार वाले जो पीछे होंगे उसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? उसके लिए भी सरकार ने एक प्रोविजन कर दिया। और वो बेहतर प्रोविजन क्या है कि 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए भी हम देंगे।
और जो उनके लिए आश्रित थे, उनके उस परिवार का जो मुखिया था, मेन जो लीडिंग रोल निभा रहा था, उस परिवार की अर्थव्यवस्था को संचालित करने का काम कर रहा था, उसका देहांत हो चुका, निधन हो चुका है, तो सरकार उन आश्रितों के लिए भी 2 लाख रुपए दे रही है कि पीड़ित की मृत्यु हो गई, तो उस पर जो आश्रित लोग थे, उनके लिए भी हम 2 लाख का प्रावधान कर दे रहे हैं। तो पहली बात क्या हो गई थी? 3 प्रोविजन है मुख्य इसमें। पहली तो सरकार 3 लाख रुपए दे रही है उस पीड़ित को, और दूसरी 10,000 रुपए उस पीड़ित के अंतिम संस्कार के लिए दे रही है। और तीसरा, जो आश्रित थे पीड़ित तो मर गया सेकंड फेज में, उसको उनको भी 2 लाख रुपए की सहायता दे रही है सरकार। ये बात आपको पता होनी चाहिए, योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट स्पेसिफिक आपको पता होनी चाहिए कि गांधी जी का जन्म उसके जस्ट बाद में 3 अक्टूबर। देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर कहाँ बनने जा रहा है, आपको पता है? आईपीडी टावर जयपुर में। जयपुर में जयपुर में भी अगर लोकेशन पूछ लिया जाए, एसएमएस हॉस्पिटल, तो अभी उसका काम शुरू हो गया है और प्रथम चरण में काम शुरू हो रहा है उसका। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं आप हम, कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? राष्ट्रीय अनुसंधान विज्ञान राष्ट्रीय अनुसंधान सॉरी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। वहीं 100 जो 8वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? नागपुर में। सानिया मिर्जा जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी, वो किस राज्य की निवासी है? तो ये वो टेनिस वाली नहीं है, पहली बात। क्या वो बोल रहे हैं कि सानिया मिर्जा जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने वाली, वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो यूपी से हो जाएगी, उत्तर प्रदेश से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश की पहली महिला मुस्लिम है ना, जो महिला फाइटर के रूप में नियुक्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का जो भी हाल ही में आयोजन हुआ है, कर्नाटक में। डूंगरशाही ओढ़नियां कहाँ पर तैयार की जाती है? इसका आपको लगेगा डूंगरशाही डूंगरपुर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो पांचवे का आंसर होगा वो हो जाएगा जोधपुर, डूंगरशाही जोधपुर से। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज, ये नवरोज होता है, वो आरंभ करवाया था? तो नवरोज को आरंभ करवाने का जो मुख्य कार्य किया, बेड़ा उठाया, बलबन ने उठाया था। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? हाल ही में कर्नाटक का जो नवाब अंतिम नवाब थे, वो खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, इसलिए ये न्यूज में था। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदा साहब। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाला प्रधानमंत्री कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। एच डी देवगौड़ा भी है और वीपी सिंह दोनों भी हैं, सिंह दोनों है इसमें। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे, जीरोफाइट कहते हैं ना हम, मरुद्भिद। बृहस्पति ग्रह की चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित से किस वैज्ञानिक ने की थी? ये पता होना चाहिए आपको। गैलीलियो गैलीलियो गैलीली। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतनी न्यूज थी। आई होप आपको जो न्यूज है वो पसंद आती होगी, लेक्चर पसंद आता होगा। इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।